हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक छोटा सा गांव था आलमपुर। उस गांव के लोग आपस में बड़े ही मिलजुल कर और प्रेम भाव से रहते थे। आलमपुर गांव भले ही छोटा और पिछड़ा हुआ था, लेकिन वहां के लोग हमेशा खुश रहते। आलमपुर गांव सबसे ज्यादा रुई की खेती के लिए मशहूर था। यहाँ के ज्यादातर किसान रुई की खेती करते थे। ये छोटा सा गांव जिले से काफी दूर बसा हुआ था, जिस कारण यहाँ सुख सुविधा देर से पहुँचती थी। इस गांव के एक ओर जहाँ बड़ा पहाड़ था, तो वहीं दूसरी ओर बहती नदी और तीसरा रास्ता वो घना जंगल था, जहाँ खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। जब भी किसी को गांव से बाहर जाना होता था, तो उसे वो पूरा पहाड़ चढ़कर दूरी तय करनी होती थी। और अगर गांव का कोई आदमी बीमार हो जाता, तो उसे खाट में लेटाकर गांव के मर्द पहाड़ पार करवाते। लेकिन बरसात के समय उनके लिए और भी मुसीबत हो जाती। जब एक ओर पहाड़ से पत्थर गिरते, तो दूसरी तरफ नदी अपने उफान पर रहती। एक रोज चिरायू अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज मेरा स्कूल जाना जरूरी है, मुझे अपनी किताबें लेने जाना है। हाँ मेरे लाल, आज तुम्हें तुम्हारी किताबें जरूर मिल जाएंगी। वो चिरायू के साथ पहाड़ वाले रास्ते की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे गांव की एक औरत सीमा मिलती है और वो उससे पूछती है, अरे रेखा बहन, उस पहाड़ वाले रास्ते की तरफ क्यों जा रही हो? सीमा बहन, आज चिरायू की किताबें मिलनी है स्कूल से, तो पहाड़ के रास्ते वही लेने जा रही हूँ। लेकिन उसी रास्ते क्यों? मेरा मतलब है, आज मौसम खराब है ना, तो पहाड़ वाले रास्ते पत्थर गिर रहे होंगे। हे राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नदी वाले रास्ते पर सुभाष भाई अपनी नाव लेकर खड़े होंगे, तुम उसमें क्यों नहीं चली जाती? सुभाष भाई नदी के उस पार ले जाने के 10 रुपए लेता है, तो हम दोनों के आने जाने के वो 40 रुपए ले लेगा। बस यही सोचकर मैं पहाड़ वाले रास्ते से जा रही थी। अरे रेखा बहन, जान है तो जहान है। बरसात में पहाड़ी रास्ते पर चलना खतरा ही होता है, और जंगल के रास्ते जाना मतलब जंगली जानवरों का शिकार बनना। इससे तो अच्छा है नदी के रास्ते ही जाया जाए। माँ, अब मुझे मेरी किताबें कैसे मिलेंगी? आज मैं तुम्हारी किताबें ला कर ही रहूंगी। सीमा की बात मानकर रेखा नदी वाले रास्ते पर जाती है, जहाँ पहले से और भी गाँव वाले उस सुभाष नाव चालक का इंतजार कर रहे थे। बरसात के कारण नदी में काफी ज्यादा पानी था। पता नहीं ये मुआ सुभाष कहाँ मर गया। सुबह से दिन होने वाला है, अभी तक नहीं आया। मुझे शहर में अस्पताल जाना था अपनी दवाई लेने। काकी, मैं भी सुबह से उसी की बाट में बैठा हूँ। शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते तो कुछ पैसे आ जाते, उससे 2 वक्त की रोटी खा लेते। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुभाष वहाँ अपनी नाव लेकर आ जाता है। चलो चलो, किस किस को चलना है गांव के उस पार? लेकिन आज पूरे 50 रुपए लगेंगे। हाँ, पहले ही कह देता हूँ। लेकिन कल तक तो तुम 10 रुपए लेते थे, फिर अब 4 गुना भाड़ा क्यों बढ़ा दिया? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। कल मुहे आग लगे तेरी इस नाव को, मैं तो नहीं जाती अस्पताल तेरी इस नाव में नाच पीटे। अगर काम पर नहीं गया तो कमाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या? मेरी दिहाड़ी तो 300 रुपए है। अगर उसमें से ये 50 रुपए आने जाने के भी लेगा, तो कम से कम 2 वक्त की रोटी के पैसे तो मेरे पास आ ही जाएंगे। इतना सोचकर केवल बिरजू और मजदूरी करने वाले दूसरे लोग उसकी नाव में बैठ जाते हैं, जबकि कमला काकी और रेखा वापस आ जाते हैं। घर आकर रेखा ये सारी बात सीमा को बताती है। सीमा ही उस गांव में थोड़ी पढ़ी लिखी थी। आने जाने की सुख सुविधा न होने के कारण ज्यादातर चिरायू स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए रेखा के बेटे चिरायू को कभी कभार सीमा ही पढ़ा दिया करती थी। रेखा की बात सुनकर सीमा मुखिया के पास जाती है और सुभाष की शिकायत उनसे करती है। उसकी इतनी हिम्मत, गांव की बहू बेटियों से वो इस तरह पैसा लूट रहा है। उसे आने दो, मैं उसे बताऊंगा। लेकिन मुखिया खुद सुभाष से मिला हुआ होता है। वो उसकी कमाई का आधा हिस्सा उससे ले लिया करता था, इसलिए उसे कुछ नहीं कहता। ये सिलसिला कई रोज तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रोज शहर से कुछ अधिकारी उस गांव में आए। उनमें से एक अधिकारी ने पूछा, यहाँ पर सीमा कौन है जो पूरे 6 महीने से लगातार सरकार को पत्र लिख रही है? जी कहिए साहब, मेरा नाम ही सीमा है और मैं ही कई महीनों से आपको खत लिख रही थी, लेकिन उसका अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला साहब। देखिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए ही सरकार ने हमें यहाँ भेजा है। आपकी बात सरकार तक पहुँच गई है। अब आपके गाँव से एक सड़क शहर जाने के लिए बनेगी। हमारी तरफ से मजदूर आएंगे जो आकर सड़क का निर्माण करेंगे। साथ ही सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जो कि पूरे काम की निगरानी रखेंगे। जहाँ ये बात सुनकर गांव के सभी लोग खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर मुखिया और सुभाष का चेहरा मुरझा जाता है। अब क्या करें मुखिया जी? अगर इस गांव में सड़क बन गई तो फिर मेरी रोजी रोटी पर पानी फिर जाएगा। तुमसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ। अब कुछ तो हमें सोचना ही होगा।
वैसे एक तरीका है। वो क्या मुखिया जी? एक बार इस सड़क को बन जाने दो, फिर उसे हम बम से उड़ा देंगे। लेकिन हम बम कहाँ से लाएंगे? शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं तुम्हें उसका पता दूंगा। उससे तुम जाकर कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हें बम दे देगा। उधर गांव में सड़क बनने से चिरायू बहुत खुश था। माँ, अपने गांव में सड़क बन जाने से क्या होगा? बेटा, सड़क बनने के बाद तुम हर रोज स्कूल आ जा सकोगे, और वो भी बिल्कुल सही समय पर। ये अब मैं भी रोज स्कूल जाऊंगा। पहाड़ काटकर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सड़क का काम जोरों शोरों से चलने लगा। दिन रात गांव वाले और सरकारी कर्मचारी सड़क बनाने में जुट गए और आखिरकार सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगले दिन सड़क का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही एक रात सुभाष ने शहर से बम लाकर उस सड़क में फिट कर दिया और रात को सभी गांव वालों के सो जाने पर मुखिया ने रिमोट का बटन दबा दिया। लेकिन बम सही तरीके से नहीं लगा था, जिसकी वजह से सड़क का आधा हिस्सा ही टूटता है। हे राम, ये तो आधी सड़क ही टूटी है मुखिया जी। बात तो मेरे भी कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, एक काम कर, अपने खेतों में जो रुई की बोरियां भरकर रखी हैं, उन्हें इस सड़क पर बिछा दे और उसे अच्छे से ढक दे। रात भर सुभाष ने उस सड़क को अच्छे से रुई से ढक दिया। उसे देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि सड़क टूटी भी है या नहीं। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग सड़क उद्घाटन के लिए इकट्ठा हो गए। तभी चिरायू ने कहा, ये अब तो मैं रोज इस सड़क पर खेलूंगा। और माँ, तुम मुझे शहर से साइकिल दिलाकर लाना। मैं रोज इस नई सड़क पर साइकिल चलाऊंगा और अब सबसे पहले मैं इस सड़क देवी की पूजा करूंगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे। चिरायू धूप, दिया और प्रसाद लेकर सड़क के बीचों बीच गया और उसने जैसे ही वहाँ दिया जलाया, रुई ने झट से आग पकड़ ली और देखते ही देखते चिरायू के चारों तरफ आग लग गई। माँ बचाओ। तभी वहाँ सड़क देवी प्रकट हुई और उसने चिरायू को सही सलामत आग से बाहर निकाला। इन सब के पीछे उस घूसखोर मुखिया और नाव चालक सुभाष का ही काम है। वो दोनों मिलकर ही नाव का किराया बढ़ाकर तुम भोले भाले गांव वालों को लूटते हैं। वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि इस गांव में सड़क बने। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी सड़क देवी। इन सब में तुम्हारी और इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम सबको वरदान देती हूँ कि ये रुई की सड़क अब असली की हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति अब इस रुई की वजह से परेशानी में नहीं आएगा। ये अब सचमुच की मजबूत रुई की सड़क बन जाएगी। इसमें कितने भी भारी से भारी वाहन आ जा सकेंगे। ये गांव जो पहले ही अपनी रुई की खेती के लिए मशहूर था, अब ये गांव रुई की सड़क के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। इसके बाद सभी गांव वालों ने मुखिया और सुभाष को पुलिस के हवाले कर दिया। अब उस गांव तक बस रिक्शा चलने लगे। लोगों को शहर पहुंचने में जहां 2 घंटे लगते थे, अब उन्हें केवल 30 मिनट का ही समय लगता था। अब चिरायू हर रोज स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे उस गांव में रुई की सड़क देखने के लिए भारी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, जिससे गांव में ही रोजगार बढ़ने लगे। अब आलमपुर गांव में सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे।